बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर न्यू बुक, और उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर एक्सरसाइज कर रहे थे। एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस की तरफ एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे थे। एमसीक्यूज़ हम निपटा चुके हैं और अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो देखेंगे। जिन क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ उनको मैं डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। जो टेक्निकलिटी होगी उनको डिस्कस करेंगे, सवाल को समझाऊँगा। एक्सरसाइज सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 2, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, और ओवरऑल इस चैप्टर का पार्ट 27। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स बुक निकाल लीजिए भाई, बुक निकाले बगैर मसला हल नहीं होगा आपका। हमारे पास अब यहाँ पर देखिए आप, पेज नंबर 49 है मेरे पास आपकी बुक का, और पीडीएफ खोल लें या बुक खोल लें, मर्ज़ी है आपकी। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है इसमें डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूस एंड लाइन स्पेक्ट्रम। वीडियो बना चुका हूँ, सारी तफसीलात बता चुका हूँ। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, लाइन स्पेक्ट्रम कौन सा होता है, ठीक है। इस पर मज़ीद बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो वीडियो देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी ओके हो चुका है, ठीक है। पूरी तरतीब से वीडियोस बनी हुई हैं। ये पार्ट 27 है, पिछले किसी ना किसी पार्ट में आपको ये टॉपिक जो है मिल जाएगा। और अगर आप एग्जैक्ट वीडियोस को फॉलो करना चाहते हैं तो ये बुक है ना, इसकी तरतीब देखें। आप सिर्फ बुक खोलें, बुक के बगैर आपकी बात नहीं बनेगी, ठीक है। बुक या पीडीएफ आपको खोलना ही पड़ेगा। बिल्कुल इसकी तरतीब के मुताबिक मैंने वीडियोस बनाई हैं, इससे मैं बिल्कुल भी नहीं हटा। पेज नंबर 22 इंट्रोडक्शन से आगे पेज नंबर 23 जो टॉपिक मुझे मिलते जा रहे हैं पूरी तरतीब से ये जो है वो मैंने बनाई है इनके ऊपर वीडियो। ये वाला टॉपिक जो है वो आपको मिल जाएगा पेज नंबर 32 और पेज नंबर 33 पे ये मौजूद है, ठीक है। और पेज नंबर 34 तक ये जा रहा है टॉपिक, तो इस पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। अब वीडियो का नंबर, लेक्चर नंबर कौन सा होगा, पार्ट कौन सा होगा, वो तो मुझे भी याद नहीं है, ठीक है। ये तो आपको खुद देखना पड़ेगा, थंबनेल्स वगैरह से पता चल जाएगा, या फिर यूट्यूब सर्च बार में सर्च कर लीजिए आप, लाइन स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बाय रटना नहीं समझना है, यूट्यूब पे लिखें, आपको इंशाल्लाह वीडियो इसकी डायरेक्टली मिल जाएगी। नहीं तो इसी वीडियो, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है रटना नहीं समझना है का, उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, उसमें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आ जाएंगी। 20 से ज़्यादा प्लेलिस्ट मौजूद हैं, ठीक है भैया। सबसे तफसीलात मैंने आपको बता दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है हमारा, गिव 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ ईच अल्फ़ा बीटा एंड गामा रेज। आपको 3 प्रॉपर्टीज़ जो है वो बतानी है, अल्फ़ा रेज की भी, बीटा रेज की भी और गामा रेज की। ये टॉपिक भी हो चुका। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ द शेप ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर विच L इज़ इक्वल टू 0 और L इज़ इक्वल टू 1। हाँ, ये थोड़ा सा टेक्निकलिटी लिया हुआ है, ठीक है। शेप आपसे पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपसे क्या पूछा जा रहा है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। 4 क्वांटम नंबर्स हैं, पहले ही बता चुका हूँ। एजीमुथल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है और स्पिन क्वांटम नंबर है। इसमें जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ना, वो आपको शेप बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एल की कुछ वैल्यूज़ हैं जो कि आपको ये बताती हैं कि इस सब शेल की शेप कैसी है, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स कह लें या आप सब शेल्स कह लें, तो ये आपको ये बताती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ, L इज़ इक्वल टू 0, अगर L की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब एस सब शेल है, ठीक है। और L की वैल्यू अगर 1 है, L की वैल्यू अगर 1 आ रही है तो ये कौन सा है, P सब शेल है। अगर L की वैल्यू 2 आ रही है तो ये D सब शेल है। और अगर L की वैल्यू 3 आ रही है तो ये F सब शेल है। उसने आपसे पूछा है कि बताइए शेप ऑर्बिटल्स की फॉर विच L इज़ इक्वल टू 0, L इज़ इक्वल टू 0 और L इज़ इक्वल टू 1। तो 0 पे देख लीजिए, L की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो इसका मतलब आपके पास जो है वो सब शेल कौन सा है, S है।
और एस सब शेल की जो शेप है वो स्फेरिकल है। क्या है वो? स्फेरिकल है। तो ये आपका जवाब हो जाएगा। अगर एल की वैल्यू 1 है, एल की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कौन सा सब शेल है? पी सब शेल है। और पी सब शेल की शेप कौन सी है? डम्बेल। डम डी यू डी यू एम बी डम बेल। डम्बल शेप जो है वो पी सब शेल की शेप होती है। और कैसे पता आपको? क्योंकि एल की वैल्यू एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 आ रही है। ठीक है भाई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। हाउ डज एन ऑर्बिटल डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्बिट? एक ऑर्बिटल जो है एक ऑर्बिट से क्या फ़र्क रखता है? ऑर्बिट बड़ा होता है पहली बात, और ऑर्बिटल जो है वो छोटा होता है। ऑर्बिट क्या है? स्पेस है। ऑर्बिटल क्या है? वो भी स्पेस है। रीजन है, इलाका है। ये स्पेस या जगह या रीजन या इलाका कहाँ पर मौजूद है? ये मौजूद है एक एटम में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। ठीक है। ऑर्बिट जो है बड़ा स्पेस है, उसके अंदर छोटा स्पेस जो है वो सब शेल है, उसके अंदर छोटा स्पेस जो है वो ऑर्बिटल है। तो 3 डिफरेंट स्पेसिस हैं। इस पे भी मैं तफसील से वीडियोस बना चुका हूँ, वो भी आप देख लीजिए तो आपको ऑर्बिटल और ऑर्बिट का फ़र्क भी जो है वो पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है। इसमें आपसे पूछ रहा है एक्सप्लेन वाई, बताइए क्यों द फॉलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 4s ऑर्बिटल टेक्स प्लेस प्रियर टू 3d। यानी कि 4s ऑर्बिटल जो है इसमें आप फर्स्ट पहले इलेक्ट्रॉन रखते हैं। ठीक है। और 3d ऑर्बिटल जो है इसमें आप बाद में इलेक्ट्रॉन रखते हैं। इसकी वजह बता दीजिए, इसकी वजह क्या है? देखें ये जो सवाल है ना, अगर आप तरतीब देखें ना तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 जो है ये तरतीब बनती है। 3d10 जो है वो ये तरतीब बनती है। पहले के शेल के सब शेल्स आते हैं, फिर एल शेल के सब शेल्स आते हैं, फिर एम शेल के सब शेल्स आते हैं। के, एल और एम। अब वो यही सवाल आपसे पूछ रहा है। अब जब आप चौथे एन की तरफ जाएंगे तो इसके अंदर आप स्टार्ट किससे लेंगे? 4s से लेंगे, 4s2 से लेंगे। तो उसका ये सवाल है कि तरतीब तो ये बननी चाहिए, लेकिन ये जो है वो पहले रखा जा रहा है और ये जो है वो बाद में रखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो थर्ड पार्ट मैंने वीडियो बनाई है 1 घंटा 7 मिनट की, जिसमें मैंने 30 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, उसमें मैंने तफसील से सारी बातें बताई हैं। पहली बात मैं आपको बता दूं, दोबारा यहाँ क्विक रिव्यू कर दूं। ऑफ बोआ प्रिंसिपल, पहले नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह चलती है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है। ऑफ बोआ प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, सही चल रहा है। उसके बाद ऑफ बोआ प्रिंसिपल में ही थोड़ी सी एडवांस एक और रूल आ जाता है जिसको n+l रूल कहते हैं, उसको भी फॉलो किया जाता है। लेकिन फाइनली आगे चल के आप देखते हैं कि जब आप एटॉमिक नंबर 19 से शुरू होते हैं, एटॉमिक नंबर 19 जो कि पोटेशियम का है, यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। एटॉमिक नंबर 19 जो है यहाँ से गड़बड़ होना शुरू हो जाती है। और फिर कैल्शियम जो एटॉमिक नंबर है 20, यहाँ पर भी गड़बड़ होती है। यहाँ पर जो गड़बड़ है वो अलग तरीके की है। उसके बाद जो स्कैंडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 21 है। यहाँ से स्कैंडियम से डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो जाते हैं, वहाँ से फिर एक नई गड़बड़ का पता चलता है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रूल्स हैं ना, ये एक हद तक एक रूल कामयाब है, दूसरे हद तक दूसरा रूल कामयाब है, तीसरे हद तक तीसरा रूल कामयाब है, और चौथे थोड़ा और आगे आप बढ़ेंगे तो वहाँ पर कोई रूल ही नहीं है, कोई रूल ही नहीं है। तीसरी दफ़ा बोल रहा हूँ, कोई रूल नहीं है। कि इसके ऊपर अभी साइंटिस्ट जो हैं उनमें बहस मुबाहिसे चल रहे हैं, वो फाइनली किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल डेटा मिलता है, तजुर्बाती,
डेटा हमारे पास जो मिलता है वो हमें कुछ और बता रहा होता है, और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो हैं, हमारा पेपर वर्क जो है वो हमें कुछ और बता रहा होता है। रूल के मुताबिक तो ये होना चाहिए, लेकिन एक्सपेरिमेंट में जो चीज़ सामने आती है वो कुछ और बता रही होती है। तो रूल वहाँ पर डिनाई हो रहे होते हैं। ऑफ बोआ प्रिंसिपल डिनाई होता है, N+L रूल डिनाई होता है, नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिनाई होती है। इवन ये कि एनर्जी को अगर देखें तो एनर्जी कम या ज़्यादा का कॉन्सेप्ट है वो भी वहाँ पर काम नहीं करता। तो इसीलिए मैं वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो बड़ी वीडियो है उसको आप लाजमी देखें, ठीक है। 1 घंटा 7 मिनट की है, बेहद अहम है, और 1 से 30 एलिमेंट्स तक मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें की है। बहरहाल अब अपने सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में वो यही बात कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि नॉर्मल तरतीब तो ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10 और उसके बाद 4s2 आना चाहिए। तो p तक तो कोई मसला नहीं है, p तक तो कोई मसला नहीं है। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 तक तो कोई मसला नहीं है। अब 3d10 10 आना चाहिए, लेकिन 4s आ जाता है, ठीक है, 4s आ जाता है और उसके बाद 3d आता है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंटल जब डेटा हमारे पास आता है, हम तजुर्बात करते हैं, उसकी रोशनी में जब हम देखते हैं तो हमें वहाँ पर ये सब कुछ होता हुआ नज़र आ रहा होता है। अब साइंटिस्ट जो हैं वो सोच रहे हैं कि यार कोई नया रूल निकालना चाहिए जो कि इस मसले का हल कर सके। यहाँ पर ऑफ बोआ प्रिंसिपल हमारे सामने आता है। अब जब ये मसला आता है ना, तो ऑफ बोआ प्रिंसिपल हमारे सामने आता है। उसने एक डायग्राम जो है वो दिया है हमें, कि बोला है उसने ऑफ बोआ प्रिंसिपल के अंदर लिनस पॉलिंग जो है उसने बोला है कि आप इसको फॉलो करें तो आपका मसला हल हो जाएगा। और वो डायग्राम क्या है? 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, 7s, 7p, 7d, 7f। 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये हो गया। अब ये बोलता है यहाँ डायगोनल लाइंस बनाएं, इसको क्रॉस कट करें, इसको कट करें, इसको कट करें, इसको कट करें, इसको कट करें और इसको कट करें, इस तरह से। अभी तो हमारा मसला इन्हीं लाइंस से हल हो जाएगा। हमें यहाँ से यूँ चलना पड़ेगा, यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, फिर यूँ, यूँ। तो पहला 1s आना चाहिए, 1s तो आ रहा है, बिल्कुल ओके है। उसके बाद फिर जो है इसको पहले देख लेते हैं। तो 1s आना चाहिए, 1s तो बिल्कुल आ रहा है। फिर 2s आना चाहिए, 2s भी बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद 2p आना चाहिए, 2p बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद डायगोनल लाइन बता रही है कि 3s आना चाहिए, 3s बिल्कुल आ रहा है। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि 3p आना चाहिए, 3p बिल्कुल आ रहा है। अब नॉर्मल तरतीब में तो 3p के बाद 3d आना चाहिए, लेकिन यही मसला है। ऑफ बोआ प्रिंसिपल कहता है कि इसको फॉलो करें आप, इस तरतीब को छोड़ दें। तो ये हम फॉलो करते हैं, तो 3p के बाद हमें 4s मिलता है, 3p के बाद हमें 4s मिलता है। तो अब हमें इसको फॉलो करना है, ठीक है। अब हमें किसको फॉलो करना है? इसको फॉलो करना है, ऑफ बोआ प्रिंसिपल को फॉलो करना है। लेकिन कब? पोटेशियम से, जिसका एटॉमिक नंबर 19 है। एटॉमिक नंबर 18 जो आर्गॉन का है, यहाँ तक सब ओके है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं, कोई ऑफ बोआ प्रिंसिपल N+ रूल लगाने की ज़रूरत नहीं। आप नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाइए, एक एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 18 तक कोई रूल लगाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऑफ बोआ प्रिंसिपल N+L रूल कुछ भी नहीं। नॉर्मल जो तरतीब बन रही है उसको आप फॉलो करें। गड़बड़ कहाँ शुरू होगी? एटॉमिक नंबर 19 से ऑनवर्ड, यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये ऑफ बोआ प्रिंसिपल अब लागू होता है, लेकिन आगे चल के ऑफ बोआ प्रिंसिपल भी फेल हो जाता है। बहरहाल ये तफसीलात तो हम डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पार्ट 3 के अंदर तफसील से, ठीक है।
तो बहरहाल इसका जवाब ये है कि सवाल उसने क्या पूछा था कि 4s ऑर्बिटल जो है वो पहले क्यों आ रहा है और 3d ऑर्बिटल जो है वो बाद में क्यों आ रहा है। ये पहले क्यों आ रहा है और ये बाद में क्यों आ रहा है, ये उसका सवाल है। तो इसका जवाब क्या है, इसका जवाब ये है कि जब हम ऑफ बोआ प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं तो इस तरतीब में हमारे पास 3p पहले आता है, 4s बाद में आता है, और इसीलिए हम एटॉमिक नंबर 18 के बाद जो एलिमेंट है उनको ऑफ बोआ प्रिंसिपल के तहत जो है वो लेके चलते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल डेटा हमारा बिल्कुल यही बोल रहा है जो ऑफ बोआ प्रिंसिपल कह रहा है कि आप 3p को पहले रखें और 4s को बाद में रखें। लेकिन कब? एटॉमिक नंबर 18 के बाद, यानी कि एटॉमिक नंबर 19 से ये सिस्टम शुरू हो जाएगा। तो इसका जवाब ये है। इसके अलावा ऑफ बोआ प्रिंसिपल क्या कहता है, इसके ऊपर भी मैंने आपको वीडियो बना दी है, वो तफसील से आप देख लें। एक तो ऑफ बोआ प्रिंसिपल ये आपको स्कीम देता है, दूसरा ऑफ बोआ प्रिंसिपल क्योंकि प्रिंसिपल है, ठीक है, एक थ्योरी है, एक बात है, तो ऑफ बोआ प्रिंसिपल के अंदर क्या बात की गई है। ऑफ बोआ प्रिंसिपल आपको सिंपल ही बताता है कि जिस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है उसको पहले रखें, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बाद में रखें। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो हमें 3d की जो है वो, जहाँ अब हम देखते हैं तो 4s की जो है वो हमें एनर्जी कम मिलती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा मिलती है। समझ आ गई बात? 4s की एनर्जी कम मिलती है और 3d की एनर्जी ज़्यादा मिलती है, यही ऑफ बोआ प्रिंसिपल कहता है। और शुरू से अगर देखें तो 1s की एनर्जी कम है, 2s की ज़्यादा है। 2s और 2p को देखें तो 2s की एनर्जी कम है, 2p की ज़्यादा है। 2p और 3s को देखें तो 2p की एनर्जी कम है, 3s की ज़्यादा है। 3s और 3p को देखें तो 3s की एनर्जी कम है और 3p की ज़्यादा है। 3p और 4s को देखें और 3d को देखें, इनको तीनों को बिलतरतीब देखें तो 3p की एनर्जी कम है और 4s की ज़्यादा है, और 4s और 3d को देखें तो 4s की एनर्जी कम है और 3d की ज़्यादा है। यही ऑफ बोआ प्रिंसिपल है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग एनर्जी को आप फॉलो करें। जिसकी कम एनर्जी हो उसको पहले रखें, जिसकी एनर्जी ज़्यादा हो उसको बाद में रखें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो यही बताता है कि 4s जो है, हालांकि चौथे n शेल का पहला सब शेल है, चौथे शेल का पहला सब शेल है 4s, इसकी एनर्जी जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए हमारी मैथमेटिक्स के मुताबिक, हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक, हमारी थ्योरी के मुताबिक, लेकिन असल में प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। इसकी एनर्जी कम मिलती है, इसकी ज़्यादा मिलती है। यही प्रॉब्लम हुआ था, इसी के नतीजे में ऑफ बोआ प्रिंसिपल आया था। उसने बोला भाई 18 के बाद आप जो है वो इस स्कीम को फॉलो करें, लेकिन ये स्कीम भी 2 एलिमेंट के बाद दम तोड़ जाती है। n+l रूल आता है, वो भी किसी हद तक काम करता है, वो भी फिर आगे बेकार हो जाता है, और उसके बाद सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, कुछ चीज़ों को याद रखें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करें। तो ये तो बातें हो गई सारी। तो जवाब इसका क्या है? जवाब आपको इसका मैंने अभी दे दिया, ये है इसकी वजह। ठीक है भाई, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। इसमें लिखा है मेंशन द डिफेक्ट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। नील बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया था इसमें भी डिफेक्ट्स से खामियां थी, ये मौजूद हैं यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हैं। इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें तफसीलात आप देख लीजिएगा। आप लिख सकते हैं डिफेक्ट्स इन बोर्स एटॉमिक मॉडल, बाय रटना नहीं, समझना है। वीडियो आपके सामने आ जाएगी, आपकी बुक में पेज नंबर 32 पे यह टॉपिक मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो कह रहा है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए इनकी, किनकी अभी हम करने जा रहे हैं, ये मैं मिटाता हूँ। आप इस चैनल पे मौजूद हैं, ये इस बात का सबूत है
कि आप रटने वाले बच्चे नहीं हैं, आप समझना चाहते हैं, तो मेरी आपको नसीहत है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल न्यू है आपके लिए। आपने ज़िंदगी में इससे पहले ये सब कुछ नहीं सुना, ठीक है? सुना भी है तो वाजिबी सा सुना है और सर पे से गुजर गया, समझ में कुछ भी नहीं आया। अब आप समझना चाहते हैं तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त है, मेरी वीडियोस को कम से कम 2 दफ़ा आप देखें और लेक्चर तो लाजमी नोट करें। यकीन करें, आप जब एक वीडियो को आप दूसरी दफ़ा देखेंगे ना तो आपका जहन और खुलेगा, क्योंकि एक दफ़ा वीडियो देखने पर जो है ना मेरी, वो इतनी इन्फॉर्मेशन होती है, आप उसको जो है ना वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकते सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही दफ़ा वीडियो देखने पे। तो कम से कम 2 दफ़ा एक वीडियो को देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कर दीजिए। किसकी? पहले जो है आपके पास आयरन है, ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो ब्रोमाइड आयन है, ब्रोमाइड आयन है Br-1, और उसके बाद आपके पास कैल्शियम का एटम है, कैल्शियम का भी आयन है, सॉरी, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 है, इसने बताया है। ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर जो है वो 35 है, और आयरन का एटॉमिक नंबर जो है वो 26 है, ठीक है। तो आयरन को ले लेते हैं, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है? 26, मतलब 26 इलेक्ट्रॉन है। ये बात मत भूलिएगा कि आयरन डी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है, और डी ब्लॉक एलिमेंट जो है ना वो ऑफ बोआ प्रिंसिपल N+L रूल को भी नहीं मानते जी। आप देख लीजिए 3p तक तो मामला सही रहेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 3p6 तक मामला सही है। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 और 2 4 और 6 10 हो गए, 10 और 2 12 और 6 18 हो गए, ठीक है, 18 हो गए यहाँ तक। अब कितने इलेक्ट्रॉन आपके पास रह गए? 8 इलेक्ट्रॉन आपके पास रह गए। अब आप चाहेंगे 3d की तरफ और 4s की तरफ, ठीक है। 4s में रखेंगे आप 2 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन रखेंगे? इसका तरीका ज़रा सुन लीजिएगा। जब आप आते हैं ना, पहले मैंने एक रूल बताया आपको कि एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक नंबर 20, इसके एटॉमिक नंबर 19 पोटेशियम और एटॉमिक नंबर 20 कैल्शियम, ठीक है। वहाँ तक तो ऑफ बोआ प्रिंसिपल बड़ा अच्छा काम कर रहा है, लेकिन जब आप एटॉमिक नंबर 21 पे आते हैं, स्कैंडियम पे आते हैं, एटॉमिक नंबर 22 पे आते हैं, वैनेडियम पे आते हैं, टाइटेनियम पे आते हैं, वैनेडियम पे आते हैं, क्रोमियम पे आते हैं, तो ऑफ बोआ प्रिंसिपल काम नहीं करता। जैसे यहाँ पर भी आप देख लीजिए, विकीपीडिया पे भी इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप चेक कर लीजिए। तो अभी जैसे मैंने पिछले अभी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने की थी उसमें मैंने दिखाई थी आपको बात, 3d पहले रखा जा रहा है और 4s बाद में रखा जा रहा है। अभी रख रहा हूँ ना, और ये सही है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब आप कहेंगे सर अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है, वो क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें आपने बताया 4s को पहले रखेंगे, 3d को बाद में रखेंगे, आपने सारी तफसीलात भी बताई हैं। अब आप जब आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं तो ये तो आप 3d को पहले रख रहे हैं, फिर 4s को बाद में रख रहे हैं। ऑफ बोआ प्रिंसिपल यहाँ पे तो डिनाई हो रहा है। इसकी वजूहात क्या हैं भाई? मैं आपको बता चुका हूँ, आगे कुछ एलिमेंट जो हैं वो ऑफ बोआ प्रिंसिपल को भी नहीं मानते, ऑफ बोआ प्रिंसिपल को भी वो नहीं मानते। समझ में आ रही है बात आपको? और यहाँ पर यही मामला इसके साथ भी है। हमारा एक्सपेरिमेंट्स जो हैं, हमारे तजुर्बात जो है वो बताते हैं कि 6 इलेक्ट्रॉन जो हैं आयरन के वो आ रहे हैं 3d ऑर्बिटल में, और 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 4s ऑर्बिटल के अंदर। अब ऑफ बोआ प्रिंसिपल कहाँ गया है? यहाँ पर आप बना के देख लें, वो डायग्राम उसके मुताबिक नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, आपको यह तसल्ली आसानी के लिए डी ब्लॉक एलिमेंट्स याद रखें। उसका हल अगर आपको चाहिए, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप याद रखें कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हैं वो गड़बड़ करेंगे आपके लिए। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो रहे हैं स्कैंडियम से, ठीक है, और ये सारा सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में डी जो है वो यहाँ पहले आएगा, 4s जो है ये बाद में आएगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, ठीक है। और डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट किससे हो रहे हैं?
स्कैंडियम से, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 21 है। यहाँ से डी ब्लॉक एलिमेंट्स शुरू हो रहे हैं। ये बात ज़हन नशीन हो गई। अब यहाँ पर चलते हैं ज़रा यहाँ पर कि ये सिस्टम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स का यहाँ तक हो गया। आगे अब चलते हैं, हमारे पास जो दूसरा है क्या, हमारे पास अब ब्रोमाइड आयन है। याद रहे ब्रोमाइड आयन जो है वो ट्रांजिशन मेटल नहीं है, बल्कि ये 7वें ग्रुप में आता है। ये पी ब्लॉक एलिमेंट है। ब्रोमाइड आयन पी ब्लॉक जो है वो एलिमेंट है। कौन सा एलिमेंट है? पी ब्लॉक एलिमेंट है ब्रोमाइड आयन। ब्रोमाइड एटम के पास, ब्रोमाइड आयन के पास नहीं, सॉरी, ब्रोमीन एटम। इसका फ़र्क भी आपको बता दूं। ब्रोमीन जो है और ब्रोमाइड जो है, ब्रोमाइड ये -1 है एक्चुअली। तो ब्रोमीन का एटम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन 35 है, ठीक है। और जो ब्रोमाइड का आयन है उसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसके पास इलेक्ट्रॉन है 36। तो हम जो है ब्रोमाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब करने जा रहे हैं, ब्रोमीन एटम की नहीं करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये किससे ताल्लुक़ रखता है? ये पी ब्लॉक एलिमेंट से ताल्लुक़ रखता है, डी ब्लॉक से ताल्लुक़ नहीं रखता। यही अच्छी बात है। अगर डी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता तो फिर गड़बड़ का अंदेशा था, ठीक है भाई। तो 36 इलेक्ट्रॉन की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ब्रोमाइड आयन, ब्रोमाइड आयन। ब्रोमीन का आगे उसने ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर 35 दिया है, ब्रोमाइड का नहीं दिया। एटॉमिक नंबर न्यूट्रल एटम्स के होते हैं, आयंस के नहीं होते। बहरहाल 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यहाँ तक तो मामला बिल्कुल सही चल रहा है। आगे भी इसी तरह चला दीजिए, 3d10 आ जाएगा। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 3d10 यही तरतीब बन रही है ना। ये के शेल है 1 वाला, ये 2 वाले, ये के शेल, ये एल शेल, ये क्या है हमारे पास? एम शेल है। याद है ना आपको, के के अंदर एस ऑर्बिटल होता है, एस सब शेल होता है, एल में एस और पी होता है, एम में एस पी डी सब शेल होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे क्या होगा? पहले इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। 2 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 12, 18, 28, ठीक है। अब आपको n की तरफ जाना पड़ेगा और वो क्या है? 4s2। 28 के बाद 30। अब कितने इलेक्ट्रॉन हैं आपके पास? 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 4p6 आ जाएगा। 4p6। ये देखें, ये कौन सा है? 4p, ये n वाले हैं। n के अंदर s सब शेल भी है, p सब शेल भी है, d भी है और f भी है। लेकिन हम जो है वो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ख़त्म हो चुके, 36 इलेक्ट्रॉन है, तो 4s2 और 4p6 तक ही हम जाएंगे, ठीक है भाई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप विकीपीडिया से भी मैच कर सकते हैं। अब आगे चलें और हमारे पास क्या है? अब हमारे पास कैल्शियम का आयन आ जाता है, कैल्शियम का आयन आ जाता है। मिटाऊं इसको। यूट्यूबर्स जो है बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। आप यकीन करें, मैंने यूट्यूबर्स की कुछ वीडियोस को भी देखा है। जाहिर सी बात है, हम देखते हैं, वीडियोस भी देखते हैं, जहाँ से हेल्प मिलती है, ठीक है। ज्ञान है, इल्म है, उस पर किसी का कब्ज़ा नहीं है, उस पर सबका हक है, ठीक है भाई। तो मैं भी देखता हूँ और वेबसाइट्स जो हैं इनको भी सर्च करता हूँ, बुक्स भी पढ़ता हूँ। तो ये सारा रिसर्च वर्क होता है मेरा। तो कुछ यूट्यूबर्स मैंने देखे 9 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। 9 मिलियन का मतलब पता है कितने सब्सक्राइबर हैं? 90 लाख, 90 लाख के करीब सब्सक्राइबर हैं। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो उनकी विकीपीडिया से मैच नहीं करती, विकीपीडिया से मैच नहीं करती। विकीपीडिया से मैच करनी चाहिए। बड़े हद तक मसले जो है वो आपके सही चलते हैं। अच्छा, अब हमारे पास तीसरा रह जाता है, इसमें कैल्शियम का आयन है। पहले कैल्शियम का आयन और कैल्शियम के एटम का फ़र्क समझ लीजिए। कैल्शियम का आयन जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 20 हैं। कैल्शियम का एटम जो है इसके पास इलेक्ट्रॉन 20 हैं। और कैल्शियम का आयन जो है +2 का मतलब यही है 2 इलेक्ट्रॉन अब इसके कम हो चुके हैं, तो इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हैं। हमें इस कैल्शियम के आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी।
याद रहे कैल्शियम एटम जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है कैल्शियम का, लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या है 20 है। याद आया? अभी मैंने बताया था गड़बड़ का। यहाँ तक ऑफ बोआ प्रिंसिपल सही चलेगा, 21 से ऑफ बोआ प्रिंसिपल भी, उसको भी अल्लाह हाफिज़ कर दें आप, वो नहीं काम करेगा। अब इसको करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इलेक्ट्रॉन हैं। 2 4 10 12 और 18, ये हो गई कैल्शियम आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पी तक मामला ख़त्म हो गया, कोई टेंशन की बात नहीं है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हो गए। डिस्क्रिप्टिव मतलब जिसमें आपने डिस्क्राइब करना है, तफसील से बात करनी है, इसको भी देख लें। डिस्क्रिप्टिव, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आपसे क्या कह रहा है? स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी। बताइए भाई, बोर ने जो एटॉमिक थ्योरी दी है उसके पोस्टुलेट्स क्या हैं, क्या उसने बातें बोली हैं। ये टॉपिक हो चुका है, वीडियो मौजूद है, आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ये, क्वेश्चन नंबर 1 का ए है ये। क्वेश्चन नंबर 1 के बी में कह रहा है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम एन इलेक्ट्रॉन गिवन दैट E इज इक्वल टू, और उसके आगे एनर्जी का फॉर्मूला लिखा हुआ है। इसकी भी पूरी डेरिवेशन एटॉमिक स्ट्रक्चर की शुरुआती वीडियोस के अंदर ये पूरी इक्वेशन मैं ड्राइव कर चुका हूँ बोर्ड पर, तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कह रहा है एक्स रेज से मुतालिक। ये व्हाट आर एक्स रेज, हाउ दे आर प्रोड्यूस, एक्स रेज क्या होती हैं, कैसे ये पैदा होती हैं, गिव देयर प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बताइए, इनकी खसूसियात भी बताइए, और इनके यूजेस भी बताइए, इनके इस्तेमालात भी बताइए। ये भी हम कर चुके हैं, वीडियो में बना चुका हूँ, सर्च कर लीजिए यूट्यूब के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है स्टेट एंड इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टेट मतलब स्टेटमेंट जो है, इसका जो बयान है वो आप बता दीजिए, यानी कि जो डेफिनेशन है आसान लफ्ज़ों में वो बताएं। एंड इलस्ट्रेट, और तफसील से बताइए। फिर आपको एक्सप्लेन भी करना है। इलस्ट्रेट मतलब मिसालें देकर समझाना। ठीक है, द फॉलोइंग रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल वीडियो बना चुका हूँ, मौजूद है, सर्च कर सकते हैं। और हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये भी वीडियो बना चुका हूँ, सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 एक्सप्लेन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इन टर्म्स ऑफ बोर थ्योरी। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ऊपर पूरी तफसीलात वीडियो मौजूद है, लिखिए यूट्यूब सर्च बार में, ये भी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इस पे ज़रा ध्यान लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल क्या रहा है आपसे? डिस्क्राइब 4 क्वांटम नंबर्स नीडेड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। एक एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन की लोकेशन बताने के लिए आपको 4 जो है वो एड्रेस चाहिए होते हैं। ये 4 एड्रेस जो हैं इन्हीं को 4 क्वांटम नंबर्स कहते हैं, जिनको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। इसके ऊपर भी तफसीली वीडियो में बना चुका हूँ। इसके बाद वाला हिस्सा जो है वो देखें, राइट ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ L, M एंड S फॉर n इज इक्वल टू 2। ये है टेक्निकल क्वेश्चन, इसको ज़रा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को बोल रहा है आपके पास जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, आपके पास जब क्वेश्चन नंबर 5 इसमें कह रहा है जब आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो आप जो है वो L की वैल्यूज़ भी बताइए, ठीक है, और M की वैल्यूज़ भी बताइए, और S की वैल्यूज़ भी बताइए। यानी कि स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको एक चीज़ को देखना पड़ेगा। n इज इक्वल टू 2 मतलब ये शेल कौन सा है? क्या ये k है? नो, क्योंकि k का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 1। दूसरा हमारे पास आ जाता है L का जो हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 2 है। तो ये शेल कौन सा है? ये सेकंड शेल है। सेकंड शेल के अंदर आपको पता है S और P, ये 2 सब शेल होते हैं। आप S को ले लीजिए
और फिर P को ले लीजिए, ठीक है। बारी बारी आपको इनको देखना पड़ेगा। अगर जबकि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है वो 2 है और उसका सब शेल S है, तो L की वैल्यू क्या होगी, M की वैल्यू क्या होगी और S की स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ कि L की वैल्यू अगर 0 होती है तो इसका मतलब है S सब शेल है, L की वैल्यू अगर 1 होती है तो इसका मतलब क्या है, P सब शेल है, L की वैल्यू अगर 2 होती है तो इसका क्या मतलब है, D सब शेल है, और L की वैल्यू अगर 3 होती है तो इसका क्या मतलब है, F सब शेल है। क्योंकि हमें पता है कि L जो शेल है उसमें एक S सब शेल है, तो L की वैल्यू S के लिए 0 हुई, L की वैल्यू S के लिए क्या हुई, 0 हुई। देखें सवाल से भटकिएगा मत, उसने हमसे पूछा है आप जबकि आपके पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो जितनी वैल्यूज़ हैं L की वो सब बताइए। तो आप ये नहीं बता सकते जब तक कि आप जो है इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि ये जो शेल L है इसके अंदर मौजूद सब शेल्स तक ना पहुँचें और बारी बारी सब शेल्स के अंदर इसकी S की भी L की वैल्यू निकालें, S की भी M की वैल्यू निकालें और S के लिए भी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ निकालें। उसके बाद P जो है उसके लिए भी L की वैल्यूज़ निकालें, P के लिए भी M की वैल्यूज़ निकालें और P के लिए भी S की वैल्यूज़ स्पिन क्वांटम नंबर्स की वैल्यू अलग अलग निकालें। इसीलिए मैंने S पहले लिख लिया। S के लिए L की वैल्यू 0 है, ये तो पता चल गया आपको। M की वैल्यू भी 0 है। स्पिन क्वांटम नंबर ये जो है इसको ज़रा आप समझें। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो आपको स्पिन बताता है एक ऑर्बिटल के अंदर, एक ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन्स होती हैं। ये जो आपको उल्टे एरो नज़र आ रहे हैं ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का बता रहे हैं आपको। एक इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन ऊपर है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन नीचे है। एक की डायरेक्शन जो है वो क्लॉकवाइज है, क्लॉक वाइज, और दूसरे की डायरेक्शन जो है वो एंटी क्लॉक वाइज है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर हो इलेक्ट्रॉन की तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा 1/2 प्लस वाला, और अगर -1/2, और अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा तो इसका स्पिन क्वांटम नंबर होगा +1/2। एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज है और उसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है, और दूसरा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है और उसका जो स्पिन क्वांटम नंबर है +1/2 है। क्योंकि S जो है ये S सब शेल जो है इसके अंदर सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है और उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर S के लिए हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, +1/2 और -1/2। एक इलेक्ट्रॉन के लिए, ये दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि S में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों? क्योंकि S में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है। अब चलते हैं P की तरफ। इसके लिए L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, M की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी और S की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। M की वैल्यू मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है -L टू 0 टू +L। इस पर तफसीली बात मैं कर चुका हूँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के ऊपर, ठीक है ना, वीडियो अलग से मौजूद है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया। अब क्योंकि P के लिए L की वैल्यू 1 है इसलिए यहाँ पर ये हो जाएगा M = -1 टू 0 टू +1, और ये कह रहा है कि -1 से आप 0 पे आएंगे और 0 से +1 पे आएंगे। नंबर लाइन होती है ना, नंबर लाइन, -1 0 +1, इस तरह से। तो M की आपके पास 3 वैल्यूज़ आ जाएंगी, -1 0 और +1। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि P सब शेल के लिए हमारे पास L की वैल्यू 1 है और M की वैल्यू क्या है, -1 0 और +1। अब चलते हैं P के पास
स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़। स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है तो आपको पता है कि P में कितने ऑर्बिटल होने चाहिए, याद रहे बिल्कुल इसी तरह। इस तरह S में मैंने बताया था कि S में एक ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल हैं, P में 3 ऑर्बिटल हैं। 3 ऑर्बिटल का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 2 2, और किस तरह से होंगे, अपोजिट स्पिन में होंगे। एक क्लॉकवाइज है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, एक क्लॉकवाइज है, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसकी 2 स्पिन क्वांटम वैल्यूज़ +1/2 -1/2। ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनकी भी क्या होगी, अपोजिट स्पिन, तो +1/2 -1/2। ये तीसरा ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो +1/2 -1/2। तो इस तरह से P में अगर आप देखें तो आपके पास 6 वैल्यूज़ जो हैं वो आती हैं, क्योंकि 3 ऑर्बिटल हैं और 6 इलेक्ट्रॉन हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन जो है वो एक ऑर्बिटल में तो वैसे दो ही होते हैं, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर जो है वो उसकी 2 ही वैल्यूज़ होंगी, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है इस केस के अंदर। तो एक ऑर्बिटल के अंदर इसकी भी यही होगी, उसकी भी यही होगी, उसकी भी यही होगी। तो यहाँ पर हो सकता है आपके टीचर्स जो है वो कोई आपको सिर्फ ये बता दे +1/2 लिख दो भाई और -1/2 लिख दो, क्योंकि बात तो एक ही है। भले 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 3 ऑर्बिटल के अंदर ना, हर ऑर्बिटल के अंदर अपोजिट स्पिन है। बात समझ आ रही है ना आपको। दूसरे ऑर्बिटल के अंदर भी अपोजिट स्पिन है, तीसरे ऑर्बिटल के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन की अपोजिट है। तो इससे बेहतर है कि आप +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 +1/2 -1/2 6 दफ़ा लिखें, आप बस 2 दफ़ा लिख दें तब भी मामला सही है, ठीक है। अब एक्चुअल क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसने आपसे सवाल क्या किया है, उसने बोला है जबकि आपके पास n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यूज़ बताएं, m की वैल्यूज़ बताएं और s की वैल्यूज़ बताएं। l की वैल्यूज़ के लिए n के पास हमें पहले इसके सब शेल्स की तरफ जाना पड़ेगा, s और p, और s के अंदर जब हम देखते हैं तो l की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, m की वैल्यू हमारे पास 0 आती है, और स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं s के अंदर, तो स्पिन क्वांटम नंबर एक इलेक्ट्रॉन की +1/2, दूसरे की -1/2। फिर इसी शेल के अंदर जो दूसरा सब शेल है P, उसको देखते हैं तो वहाँ पर L की वैल्यू हमें 1 मिलती है, M की वैल्यू -1 0 +1 मिलती है, और स्पिन क्वांटम नंबर्स की 6 वैल्यूज़ मिलती हैं, जिसको आप 2 ही दफ़ा लिख सकते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए, ओवरऑल अगर बात की जाए, देखें एरो बना के मैंने समझा दिया है। ओवरऑल अगर बात की जाए, जो उसने पूछा है कि n की वैल्यू अगर 2 है तो l की कितनी वैल्यूज़ होंगी, तो यहाँ पर अब आप देख लीजिए, l की एक वैल्यू तो ये रही, दूसरी वैल्यू ये रही, तो आप कह सकते हैं फॉर n = 2 l = 0 एंड 1, और फॉर n = 2 m की वैल्यू यहाँ पर देखें s के लिए 0 है, और p में m की वैल्यूज़ आपके पास 4 हैं। तो यहाँ पर आप 0 यहाँ भी मौजूद है, 0 यहाँ भी मौजूद है, तो आप चाहें तो 2 दफ़ा 0 ना लिखें, चाहे तो और एक्सप्लेन करने के लिए लिख दें 0 -1 0 +1, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है। चाहे तो एक दफ़ा 0 लिख दें, कोई फ़र्क, कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। और फिर अब तीसरी वैल्यू की तरफ चलते हैं। क्या है हमारे पास, स्पिन क्वांटम नंबर, जबकि आपके पास n जो है इसकी वैल्यू 2 है, तो स्पिन क्वांटम नंबर वही, फिर दोबारा स्पिन क्वांटम नंबर में हम देखेंगे तो n में हमारे पास 2 सब शेल हैं, s और p। s के अंदर जो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यूज़ आती हैं, +1/2 -1/2, और p के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर की 6 वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी सहूलत या तो अब इनको 8 दफ़ा लिख दें, 8 दफ़ा +1/2 -1/2 +1/2 -1/2, इस तरह से लिख दें पूरे तरीके से, ताकि बात क्लियर हो जाए कि n के अंदर ये वैल्यू बनेगी। या फिर सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ +1/2 लिख दें, -1/2 लिख दें, ये भी सही है। समझ में आ रही है बात। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ जो हैं उनको भी -1, -1, 0 और +1, बस यही ले लीजिए। ये रहा आपके इस सवाल का जवाब। ठीक है भाई, तो n के लिए आपके पास l की वैल्यूज़ भी आ गई, m की वैल्यूज़ भी आ गई और s की वैल्यूज़ भी आ गई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। ये एक्सरसाइज सॉल्यूशंस का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 का हो चुका। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हो चुके। अब इसके बाद इसमें प्रॉब्लम्स हैं, 2 ही प्रॉब्लम हैं, वो इंशाल्लाह पार्ट 3 में देखेंगे हम इसको। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।